जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। डीआरडीओ की टीडीएफ स्कीम में चल रही परियोजनाओं के परिणामों से आर्मी नहीं है खुश। आने वाले कुछ ही महीनों में डीआरडीओ के जेट पैक सूट का प्रोटोटाइप हो जाएगा तैयार। भारत के अभ्यास टारगेट ड्रोन ने सफलतापूर्वक कंप्लीट किया अपने परीक्षण। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने T-90 टैंक्स के लिए बनाया एक खास प्रैक्टिस एम्यूनेशन। और आर्मीनिया का कहना है कि भारत है उनका महत्वपूर्ण डिफेंस पार्टनर। द हिंदू बिजनेस लाइन की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक डीआरडीओ की टीडीएफ स्कीम के तहत कुछ परियोजनाओं के परिणामों से इंडियन आर्मी सेटिस्फाइड नहीं है और उसी वजह से इंडियन आर्मी टेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेशन सॉल्यूशंस के लिए कुछ ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट एवेन्यूज और इन हाउस एक्सपर्टीज पर फोकस कर रही है। इस रिपोर्ट में ऑफिशियल के हवाले से बताया गया है कि टीडीएफ प्लेटफॉर्म से अच्छे परिणाम न मिलने के कारण पिछले 6 महीनों में आर्मी की 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को बंद कर दिया गया था और जबकि वर्तमान समय में टीडीएफ स्कीम के तहत आर्मी की 5 परियोजनाएं चल रही हैं जिनकी कीमत है लगभग 50.58 करोड़ रुपीस। लेकिन इन परियोजनाओं में भी आर्मी को समान तरह की ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स का सामना करना पड़ रहा है और जबकि एक अन्य परियोजना है जो कि अभी विचार विमर्श के स्टेज में ही है। और आर्मी ऑफिशियल का ये मानना है कि टीडीएफ स्कीम के जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं तो उनकी समीक्षा की जानी चाहिए और इनके माध्यम से अधिक एफिशिएंसी को प्राप्त करने और समय पर जरूरी परिणामों को प्राप्त करने के लिए इनका रिवैम्प करने की भी जरूरत है। बाकी आर्मी ऑफिशियल का यह भी कहना है कि उनके करीब 365 मॉडर्नाइजेशन और R&D वाले ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए वो केवल डीआरडीओ पर निर्भर नहीं हो रहे हैं बल्कि इसके बजाय वेपन सिस्टम्स और बाकी की रिक्वायरमेंट्स को प्राप्त करने के लिए इंडियन आर्मी कुछ अलग तरह के एवेन्यूज़ को भी एक्सप्लोर कर रही है, जैसे कि आईडेक्स प्रोग्राम, ATB, इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट और ऐसी बाकी सब। ये भी बताया गया कि इनोवेशन के लिए करीब 125 परियोजनाएं हैं जो कि आर्मी कमांड लेवल के साथ शेयर की गई हैं, जबकि 54 डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट वाली परियोजनाएं हैं जो कि इन हाउस ATB यानी कि आर्मी टेक्नोलॉजी बोर्ड को हैंडओवर की गई है और केवल 5 परियोजनाएं हैं जो कि टीडीएफ स्कीम के तहत चल रही हैं। लेकिन जैसे कि बताया गया कि उन टीडीएफ स्कीम के तहत चलने वाली इन 5 परियोजनाओं में ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स और ऐसी कुछ और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। बाकी ये भी कहा गया कि डेवलपमेंट के लिए करीब 50 ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि डीआरडीओ को आउटसोर्स किए गए, जबकि 51 अन्य प्रोजेक्ट्स आईडेक्स को दिए गए जिनमें से 4 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी साइन हो भी चुके हैं, जबकि 7 और अपनी फील्ड ट्रायल स्टेज में। 30 जनवरी से 2 फरवरी तक चांदीपुर की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से डीआरडीओ ने अपने स्वदेशी हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट जिसका नाम है अभ्यास, तो इसके 4 उड़ान परीक्षणों को आयोजित किया है। ये सभी उड़ान परीक्षण पूरी तरह से सफल रहे हैं और इस बार के परीक्षणों की खास बात यह थी कि अभ्यास को सिंगल बूस्टर का इस्तेमाल करके और भी मजबूत रिवाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अलग अलग मिशन ऑब्जेक्टिव्स में टेस्ट किया गया था। बाकी जैसा कि इसके नाम से ही मालूम पड़ रहा है, अभ्यास एक अनमैन्ड टारगेट एयरक्राफ्ट है या आप इसे एक टारगेट ड्रोन भी कह सकते हैं, जिसका इस्तेमाल एंटी एयरक्राफ्ट क्रू के अभ्यास यानी कि उनकी प्रैक्टिस, उनकी ट्रेनिंग के लिए किया जाता है। बाकी वर्तमान समय में इंडियन आर्म फोर्सेस को करीब 225 इस तरह के टारगेट ड्रोन्स की रिक्वायरमेंट है और डीआरडीओ को जो ये अभ्यास नाम का टारगेट ड्रोन है तो उसका इस्तेमाल मुख्य रूप से मिसाइल सिस्टम्स की टारगेट प्रैक्टिस के लिए खास तौर पर किया जा सकता है। और जबकि फाइटर एयरक्राफ्ट के टारगेट के तौर पर सिमुलेट करने के लिए इसका जो रडार क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो उसे बढ़ाया भी गया है और केवल टारगेट प्रैक्टिस ही नहीं बल्कि इसे आप एक जैमर प्लेटफॉर्म या डिकॉय की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब अभ्यास के सफल टेस्ट के बाद HAL और L&T डिफेंस को इसकी प्रोडक्शन एजेंसीज के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया है और अब जो ये अभ्यास से अपने प्रोडक्शन के लिए भी तैयार है। जबकि ऑफिशियल्स के मुताबिक अभ्यास अपनी इंपोर्टेड इक्विवेलेंट की तुलना में कम से कम लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है और इस अभ्यास में ढेर सारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है और ये फ्रेंडली कंट्रीज़ को भी ऑफर किया जा सकता है। और इस टेस्ट के दौरान इसकी एंड्योरेंस, स्पीड, मैन्यूरेबिलिटी, एल्टीट्यूड, रेंज इन सभी को सफलतापूर्वक वैलिडेट किया गया है और वेपन सिस्टम्स के प्रैक्टिस के लिए अभ्यास एक रियलिस्टिक थ्रेट सिनेरियो ऑफर करता है और ये अपने स्वदेशी ऑटो पायलट सिस्टम के साथ ऑटोनॉमस फ्लाई करने में सक्षम है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि डीआरडीओ द्वारा इंडियन मिलिट्री के लिए जेट पैक सूट को बनाने की संभावनाओं पर काम किया जा रहा है और इसके तहत एक प्रोटोटाइप अंडर डेवलपमेंट है और ऑफिशियल रिपोर्ट्स में भी बताया गया कि डीआरडीओ का जो जेट पैक सूट होगा तो ये वर्तमान समय में मार्केट में मौजूद अन्य जेट पैक सूट से अलग होगा क्योंकि इसको पावर देने के लिए गैस टरबाइन जेट इंजन के बजाय बैटरी से ऑपरेट होने वाले इलेक्ट्रिक डक्टेड फैंस वाले प्रोपल्सन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। डीआरडीओ के इस जेट पैक सूट को नाम दिया गया है वेयरेबल ह्यूमन फ्लाइट प्लेटफॉर्म, जिसका प्रोटोटाइप अगले कुछ महीनों में तैयार होने की पूरी संभावना है, फिर जिसके बाद इसे परीक्षण के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस को हैंडओवर किया जाएगा। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया द्वारा इंडियन आर्मी के T-90 बैटल टैंक्स की प्रैक्टिस के लिए 125 mm के एक नए प्रैक्टिस एम्यूनेशन को तैयार किया गया है और इसके पहले लॉट में 400 एम्यूनेशन तैयार किए गए जिनका परीक्षण शुरू करने की तैयारी चल रही है और ये इन प्रैक्टिस एम्यूनेशन का पायलट लॉट है और जो कि अगर अपने परीक्षण में सफल होता है तो उसके बाद इनका मास प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा।
और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रैक्टिस एमुनेशन को खास तौर पर आर्मी के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर बनाया गया है और अगर ये अपने परीक्षणों में सफल रहते हैं तो शुरुआत में करीब 8000 तक के प्रैक्टिस एमुनेशन का प्रोडक्शन किया जा सकता है। बाकी एक अपडेट यह है जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि इंडियन आर्मी की जो एजुकेशन कोर है AEC, तो अब से वो आर्मी नॉलेज एंड इनेबलर्स कोर के नाम से जानी जाएगी और जिसमें वे मुख्य रूप से साइबर, इन्फोटेक, परसेप्शन मैनेजमेंट और लिंग्विस्टिक यानी कि भाषा विज्ञान, तो इन सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर खास तौर पर फोकस करेगी, जो कि इंडियन आर्मी के ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का ही हिस्सा है। और रक्षा मंत्रालय द्वारा अप्रूव्ड AEC की जो रिस्ट्रक्चरिंग है तो वो कुछ नीश डोमेन्स में आर्मी को डेडिकेटेड स्पेशलिस्ट प्रोवाइड करेगी और अब इसके माध्यम से लिंग्विस्टिक यानी कि भाषा विज्ञान जैसे क्षेत्र पर भी फोकस किया जा रहा है। तो उसका बड़ा कारण है चीन, क्योंकि जो चीन है वो अभी भारत का प्राइमरी फ्रंट बना हुआ है और जब से लद्दाख में स्टैंड ऑफ शुरू हुआ है तो तब से ही चीनी सैनिकों के साथ उत्पन्न होने वाले अलग अलग इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए आर्मी ने चाइनीज़ लैंग्वेज वाले कोर्सेज पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया है, जो न केवल कम्युनिकेशन गैप को पूरा करता है बल्कि चाइनीज़ लैंग्वेज, उनके कल्चर, बिहेवियर, उनके थॉट प्रोसेस, इन सबको भी समझने में मदद करता है। और अब AEC के केवल 21% पर्सनल ही कन्वेंशनल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एफर्ट्स में एंगेज रहेंगे और बाकी सभी पर्सनल को इन नए डोमेन्स में डिप्लॉय किया जाएगा। आर्मेनिया के पब्लिक टेलीविजन के साथ एक खास इंटरव्यू में आर्मेनिया के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कहा गया कि हथियारों की खरीद के डाइवर्सिफिकेशन के प्रोसेस में हमने नए पार्टनर्स बनाए हैं और कई सुपर पावर्स के साथ अपने रिलेशंस स्थापित किए हैं और डिफेंस स्फीयर के मामले में जो भारत और फ्रांस हैं वो हमारे मेन पार्टनर्स हैं। और बाकी जैसा कि आप इसे भी जानते हैं कि आर्मेनिया पहले भी भारत के साथ अपने डिफेंस कॉपरेशन को और एक्सपेंड करने के लिए सहमति जता चुका है और भारत ने कई अत्याधुनिक डिफेंस इक्विपमेंट आर्मेनिया को एक्सपोर्ट भी किए हैं, जिनमें स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार, पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स और आर्टिलरी गन्स शामिल हैं, जबकि आर्मेनिया की दिलचस्पी आकाश मिसाइल में भी है। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को इंडियन आर्मी के नए वाइस चीफ के तौर पर नियुक्त किया गया है, जो कि 15 फरवरी से वाइस चीफ का कार्यभार संभालेंगे। और जो इंडियन आर्मी के करंट वाइस चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल MV सुजिंदर कुमार, तो उन्हें नॉर्दर्न कमांड का नया कमांडर नियुक्त किया गया है। बाकी एक अपडेट यह है कि असम राइफल्स ने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के साथ मणिपुर में एक जॉइंट ऑपरेशन को परफॉर्म किया था और इस ऑपरेशन के दौरान एक .303 राइफल, एक डबल बैरल गन, 2 नंबर 36 हैंड ग्रेनेड्स, एक 51 mm की बॉम्ब एलिमिनेशन, 2 स्टन ग्रेनेड, एक रेडियो सेट और ऐसी बाकी के वॉर लाइक सोर्स को रिकवर किया गया है। और बाकी एक अपडेट ये भी सामने आया है कि पाकिस्तान औपचारिक रूप से चीन के इंटरनेशनल ल्यूनर रिसर्च स्टेशन प्रोग्राम का हिस्सा बन चुका है और इस बात की घोषणा चीन की नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से की गई है। और वैसे चीन के इस प्रोग्राम में अभी तक पाकिस्तान के अलावा अजरबैजान, रशिया, वेनेजुला, साउथ अफ्रीका, एशिया पैसिफिक स्पेस कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, नैनो स्पेस AG, इंटरनेशनल ल्यूनर ऑब्जर्वेटरी एसोसिएशन और नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ थाईलैंड, तो ये इसका हिस्सा बने हुए हैं। और खैर बाकी आज 5 फरवरी है और ये आप में से कई लोग ये बात जानते होंगे कि जो पाकिस्तान है वो 5 फरवरी के दिन को कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के तौर पर मनाता है और इस दिन वो वही करते हैं जो कि उनका काम है, कश्मीर को लेकर फेक न्यूज़ फैलाना, कुछ ऐसा दिखाने का प्रयास करना कि जो भारत है वो कश्मीर के लोगों पर अत्याचार कर रहा है और पाकिस्तान को उन सभी के राइट्स की बहुत चिंता है। और अपनी इन्हीं फेक पोस्ट को वायरल करने के लिए पाकिस्तान कई सारे बॉट अकाउंट्स का सहारा लेता है और प्रयास तो उनका यह रहता है कि सोशल मीडिया पर और खास करके ट्विटर पर जो एक कश्मीर सॉलिडेरिटी डे वाला हैशटैग है उसे ट्रेंड करवाया जाए, लेकिन वो भारत में तो नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ पाकिस्तान में ये जो हैशटैग है ये नंबर 1 पे ट्रेंड हो रहा है। और अगर आप इनके पैटर्न को सही से ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये पाएंगे कि इनमें से अधिकतर बॉट अकाउंट होंगे जो कि हाल ही में क्रिएट किए गए होंगे और वो लगभग एक ही तरह के कैप्शन के साथ एक ही तरह की पोस्ट करते हुए दिखेंगे। पर खैर अपडेट ये है कि जहां एक तरफ 5 फरवरी को पाकिस्तान फर्जी एंटी इंडिया पोस्ट करने में बिजी है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पीपल्स राइट डे रैली निकाली गई है, जो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के अत्याचारों के खिलाफ एक प्रोटेस्ट के तौर पर निकाली गई है। पर यह ऑब्वियस सी बात है कि पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन अपनी आवाम को ये सब चीज़ें नहीं देखने देगा, क्योंकि अगर वो देख लेंगे तो पोल खुल जाएगी। बाकी जो कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के पास है और जो भारत के पास है, तो उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और ये हर कोई जानता है। और एक सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि अभी जो लेटेस्ट इंटरिम बजट भारत का निकला है, तो उसमें जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए वित्तीय मंत्रालय ने 1.18 लाख करोड़ रुपीज़ प्रपोज किए। डॉलर में हो जाता है 14.16 बिलियन $। और पाकिस्तान को आसान शब्दों में समझा देते हैं कि भारत ने यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के लिए जितना बजट रखा है, तो ये पाकिस्तान को IMF से मिले बेल आउट पैकेज का 4 गुना ज़्यादा है। अगर इसे और भी आसान शब्दों में हम समझाएं तो पाकिस्तान को जितना भीख में पैसा मिल रहा है, तो उससे 4 गुना ज़्यादा तो हम जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट में खर्च कर रहे हैं। तो फिर आप कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाओ या कोई सा भी डे मनाओ, तो उससे सच्चाई तो बदलने वाली है नहीं। और बाकी अगर कोई हैशटैग ट्रेंड करवाना ही है तो PKMK भी करवाओ, उससे अच्छा हैशटैग और क्या हो सकता है। चलिए बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1960 में
देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए 4 असम राइफल्स के राइफलमैन पीपी थापा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि असम राइफल्स किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और squadin.in पे जाकर नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें। और स्पेशल डिस्काउंट का स्पेशल कूपन कोड याद रहे, श्री राम। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।